अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने कल मैंने आपको कुछ फाइल सेंड की थी। आज हम स्टार्ट करते हैं ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के जो मेजर मैन्युस्क्रिप्ट्स है ना, वो है 4। नंबर 1, जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट। ये क्वेश्चन आता है, इसलिए बता रहा हूँ कि इनमें से कुछ एक लिखा होगा और पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओल्ड इंग्लिश मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो नीचे ऑप्शन में से एक इनमें से हो सकता है। या ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओल्ड इंग्लिश मैन्युस्क्रिप्ट्स। ठीक है, तो मेजर कितने हैं? 4। जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट, एक्सेटर बुक, वर्सिली बुक, और चौथा जो है ना, नोवेल कॉडेक्स। ये बेसिकली भी वुल्फ का मैन्युस्क्रिप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कैडमन है। कैडमन जो है एक पोइट था, और ये 7th सेंचुरी के से तल्लक रखता है ओल्ड इंग्लिश। और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 7th सेंचुरी। ठीक है, नोथम्ब्रियन पोइट था। आगे आपको पता है कि उसकी आगे फोर फर्दर 7 छोटी छोटी जो है ना स्टेट्स थी। तो ये नोथम्ब्रियन पोइट था। अगर हम इसकी लाइफ की बात करें तो उसकी जो डिटेल्स हैं वो हमें कहाँ से मिलती हैं? बीड की एक्लीसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश रेस। एक्लीसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश रेस जो है, ये इसने 731 के अंदर लैटिन में लिखी थी। ये भी जिन में रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि जो वेनरेबल बीड है, इसको किस चीज़ का फादर कहा जाता है? इसको फादर ऑफ लर्निंग कहा जाता है। और दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि इसकी जो बुक है ओरिजिनली वो किस में लिखी गई थी? तो वो लैटिन में लिखी गई थी। ठीक है, अब हम कैडमन की बात करते हैं। जो कैडमन जो है ना, वो पढ़ा लिखा नहीं था, इलिटरेट था, और वो मवेशी चराता था, काव हर्ड। ठीक है, कैटल का जो हर्ड है उसको संभालता था। एक दिन ऐसा हुआ कि ये बंदा किसी फीस्ट में जाता है, वहाँ पे अटेंड करता है, और हर कोई इसको सिंग करने के लिए, सिंग अ सॉन्ग, परफॉर्म करने के लिए इसे बुलाते हैं, लेकिन ये वहाँ पे परफॉर्म नहीं कर पाता। हाल को छोड़ के चला जाता है, शर्मिंदा होता है, अफसरदा होता है। फिर ये ख्वाब में देखता है, ठीक है, कि कोई इसे कहता है कि आप सिंग टू मी द बिगिनिंग ऑफ ऑल थिंग्स। कैडमन जो है वो उठता है, और उसके बाद टू बी ऑनेस्ट जो कि एग्जैक्ट है, जो सबसे अथेंटिक है, वो यही है कि इसने एक ही पोएम लिखी थी, वो भी 9 लाइन्स की, और इतना ज्यादा फेमस हो गया था। तो वो है कैडमन हिम। और भी बहुत सारी इसके नाम के साथ एट्रीब्यूटेड है, रिलेटेड है, लेकिन जो मोस्ट अथेंटिक है वो यही है कि इसने एक ही पोएम लिखी थी 9 लाइन्स की। ठीक है, तो ये हमें कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलती है? ये सारी की सारी कैड बीड की बुक से। ठीक है, तो बीड ही कहता है कि जो क्रिश्चियनिटी पोइट्री थी ना, क्रिश्चियन पोइट्री, उसकी बुनियाद जो है वो इसी को माना जाता है। वालेकुम अस्सलाम हरून हमायूं, बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। ये बेसिकली मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा इतना इसके बारे में नॉलेज नहीं है लोगों को, टिपिकल सा है। बच्चों को कल मैंने फाइल सेंड की थी, समझ नहीं आई थी, इसलिए। आगे हमारे पास आता है काइन वुल्फ। बेसिकली इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो काइन वुल्फ है, लेकिन कुछ लोग इसका साइन वुल्फ भी पढ़ते हैं। इसका जो टाइम पीरियड है वो 9th सेंचुरी है। और इसके बारे में, इसकी लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा इल्म नहीं है लोगों को। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि ही वॉज अ रिलीजियस पोइट और लैटिन स्कॉलर था। ठीक है, और इसकी जो पोइट्री है ना, बेसिकली वो लिरिकल है। ठीक है, और पर्सनल नोट जो है ना उस पर एम्फोसाइज करता है। वो कैसे मैं बताता हूँ। मोस्टली जो हमने अगर कैडमन की पोइट्री देखें, ये उससे पहले जो रिलीजियस पोइट्री है ना, उसमें बिब्लिकल थीम्स होते थे। लेकिन इसने क्या किया, इसने बिब्लिकल थीम से आगे जाके इसने डायडेक्टिक एंड डिवोशनल पोइट्री जो है, और साथ मिस्टिकल जो पोएम्स है वो लिखी। ठीक है, ये वो पोइट्री होती है डायडेक्टिक, जिसके अंदर कोई बंदा आपको मॉरल लेसन दे रहा होता है। ठीक है ना। द फेट्स ऑफ अपोस्टल जुलियाना एलिन क्राइस्ट सेकंड, ये इसकी पोएम्स हैं। और ये क्वेश्चन आता भी है कि ये पोएम, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज रिटन बाय काइन वुल्फ। ठीक है, अच्छा जी। आगे जो लोग इसके फॉलोअर थे, डेफिनेटली जब भी कोई लिखता है तो फिर उसके आसपास के जो लोग हैं उसको फॉलो करते हैं। द ड्रीम ऑफ द
रोड, ROAD वाला रोड नहीं है, ये रूड, ROOD। इससे मुराद है वो जो क्रूसिफिकेशन का सिंबल था ना, वो वाला। ठीक है। एंड्रियास द फोइनिक्स, जूडियत, ये कुछ और उस दौर की मेजर पोएम्स हैं। लेकिन कुछ एलिजीज हैं जो कि, जो हमने पहले एक मैन्युस्क्रिप्ट की बात की, एग्जर्टर की, तो उसके अंदर ये कुछ मेजर 7 पोएम्स जो है ना एलिजीज, उसकी एक कलेक्शन है। ये भी पूछी जाती है कि ये किस इरा से, किस एज से बिलोंग करते हैं, जिसमें डियोर है, वुल्फ एंड एडवेसर है, द वाइफ्स लेमेंट, जिसके अंदर एक जो बीवी है उसके, आप कह रहे हैं, शिकवे शिकायत, दुख भरी दास्तान, हस्बैंड मैसेज, तो द र्यून है, द वॉन्डरर है, वॉन्डरर जो फिरता फिराता रहता है, तो वो अपनी इमेजिनेशन में दूसरे कोर्स को बयान करता है। इसी तरह सी फारर है, जो कि सी के एडवेंचर्स पे जाता है, वो इसके अंदर जो है ना वो जो भी उसकी लाइफ एडवेंचर्स है वो बयान करता है। तो छोटी छोटी पोएम्स हैं। अब हम ओल्ड इंग्लिश प्रोज की बात करें तो बहुत सारा हमने प्रोज को देखा पढ़ा, लेकिन सबसे ज्यादा हमें एक ही बात पता है, जनाब के किंग अल्फ्रेड द ग्रेट। लेकिन उसके अलावा कुछ और लोग भी थे। पहली बात तो ये है कि हमने पहले भी जिक्र किया कि जो चर्च था ना, और चर्च की जो लैंग्वेज थी वो सारी लैटिन थी। ठीक है। इवन के, ये तो ओल्ड इंग्लिश की बात कर रहे हैं हम, जब फ्रेंच आते हैं, जब विलियम द कंकरर, जो नॉर्मंडी का ड्यूक था, वो आता है, और फिर जब फ्रेंच, वो नॉर्मन कन्क्वेस्ट के बाद भी कोड की लैंग्वेज तो फ्रेंच हो जाती है, लेकिन चर्च की लैंग्वेज फिर भी लैटिन रहती है। ठीक है। तो जो सरमन्स थे, यानी खुतबात और ट्रांसलेशंस वगैरह, वो सारी की सारी किस्में थी लैटिन में। टू टाइप्स ऑफ प्रोज थे। नंबर एक जो क्रिश्चियन, जिसमें अल्फ्रेड द ग्रेट, अल्फ्रिक और वुल्फस्टन, ये क्रिश्चियन प्रोज लिखते थे। कैसे, वो भी बात करते हैं। जो सेकुलर थे उसमें एंग्लो सैक्सन क्रॉनिकल्स आ जाता है, उसके अलावा अल्फ्रिक आ जाता है, वर्क्स ऑन मेडिसिन, लॉ, मैथमेटिक्स, रिटोरिक, जियोग्राफिया वगैरह, और एस्ट्रोनॉमी, रिजल्ट वगैरह, ये सारी की सारी किस्में थी। अ, ये भी प्रोज था लेकिन सेकुलर था, आई मीन टू से कि रिलीजन से हटके था। ठीक है। कल एक बच्चे ने पूछा था, पैगन किसे कहते हैं? पैगन उनको कहते हैं जो एक से ज्यादा खुदाओं पर यकीन रखते हों। ठीक है। और जैसे कि फॉर एग्जांपल हम हैं, हम मुसलमान हैं, इस तरह क्रिश्चियन हैं, वो भी एक खुदा पे यकीन रखते हैं। फिर ज्यूज हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि जिस तरह हिंदू हैं, ठीक है ना, और ये जो आपने वो पढ़ा था उसका क्या नाम है, चैनो एच भी उसका नावल पढ़ा होगा, तो वो जो अफ्रीकन जो कल्चर्स के लोग हैं, वहाँ पे जो लोग रहते हैं, वो सारे डिफरेंट गॉड्स पे बिलीव करते हैं। तो जो हम लोग हैं, हमारे नज़दीक क्रिश्चियन, ज्यूज और मुसलमानों के नज़दीक वो लोग पैगन है। ठीक है। इसके अलावा आपने क्रिश्चियनिटी का पूछा, एक मैंने आपको रोमन बताया था, दूसरा मैंने आपको प्रोटेस्टेंट बताया था, और तीसरा होता है ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स जो है ना, ये भी एक सेक्ट है, एक फिरका है। ठीक है। जो पहले ग्रीक में थे, फिर अभी ज्यादातर रशिया में है, लेकिन ये यूरोप के अंदर उससे बाहर नहीं है। जो हमारी तरफ जो, मतलब एशिया के अंदर, ये दूसरे जो कॉन्टिनेंट्स हैं उसके अंदर जो क्रिश्चियनिटी के सेक्ट्स हैं, वो प्रोटेस्टेंट और कैथलिक ही हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ये वैसे मुझे चीजें याद आ गई तो मैंने कहा सबको बता दूं। नहीं 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 नहीं, एथियस्ट और चीज है, वो पैगन और चीज है। एथियस्ट वो है जो खुदा पे यकीन ही रखता, लेकिन जो पैगन है, अगर हम बात करें तो उनके तो बहुत सारे गॉड्स होते हैं। लड़ाई का अलग होता है, ठीक है, और फर्टेनिटी का अलग है, वगैरह वगैरह। जैसे मैंने आपको ओल्ड इंग्लिश लेक्चर के अंदर 3 गॉड्स बताए थे, उनके थनर बताया था, टिर बताया था, एक और बताया था। अच्छा जी। वेनरेबल बीट, इसके जो टाइम पीरियड है वो 7th to 8th सेंचुरी है। और इससे रिलेटेड जो है, इसके साथ जो अटैच की जाती हैं, जिसका इसको क्रेडिट दिया जाता है, वो 40 बुक्स हैं। और जिसका थीम जो है वो थियोलॉजी है, मजहब और हिस्ट्री। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसके जो थीम्स है, उसके अंदर ये होता है कि ये कमेंट करता है, कमेंट्रीज, ठीक है ना, और बाइबल पे कर देता है। फिर उसकी ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर जो है, म्यूजिक एंड पोएट्री वगैरह,
फिर वही बात जो हमने पहले की थी, एक्लियस्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश रेस, ये इसकी सबसे फेमस है। ओरिजिनली मैंने पहले बता दिया लैटिन में लिखी हुई है, और इसका नाम था हिस्टोरिया एक्लियस्टिका जेंटिक्स। आगे क्या है, एंग्लोरम, एंग्लोरम, ठीक है। तो रिटन इन 5 बुक्स, इसकी ये 5 बुक में लिखी हुई थी। इसके अलावा ये सबसे मुस्तनिद जो है ना बुक मानी जाती है, डॉक्यूमेंट माना जाता है एंग्लो सैक्सन हिस्ट्री के बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं जी। किंग अल्फ्रेड द ग्रेट, ये किंग ऑफ वेसेक्स था फ्रॉम 871 से लेकर टिल हिज डेथ 899 तक। और सक्सेसफुली इसने डेनिस को डिफीट किया था, उनके अटैक के खिलाफ इसने रेजिस्ट किया था, ये बात मैंने आपको पहले भी बताई हुई थी। अब हम बातें आगे, जो बुक्स इसने ट्रांसलेट की थी लैटिन से अपने जो मकामी डायलेक्ट था इसका, ठीक है, उसके अंदर। तो पेस्टोरल रूल, एक जो है पेस्टोरल रूल, वो इसने ट्रांसलेट किया था, वो पोप ग्रोगरी ने लिखा हुआ था। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बाय ओरेसियस, ओरेसियस बेसिकली ये भी एक क्रिश्चियन था, स्पेन से तल्लुक रखता था। एक्लेसियास्टिकल हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश रेस बाय वेनरेबल बीड, ये तो हमने डिस्कस कर लिया है। कंसोलेशन ऑफ फिलोसफी बाय बोएथियस, ये एक रोमन था, ठीक है, और इसने प्रिजन के अंदर ही ये लिखी थी बुक, और ये भी इसी ने ट्रांसलेट की थी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें एंग्लो क्रॉनिकल जो थे, एंग्लो सैक्सन के जो एनुअल क्रॉनिकल थे, ठीक है, सालाना जो एक तरतीब से क्रॉनिकल्स थे, वो किसने तरतीब दिए थे, वो इसी ने, किंग अल्फ्रेड द ग्रेट ने तरतीब दिए थे, ठीक हो गया जी। और फिर 12 सेंचुरी तक वो जो है ना वो काम जारी रहा, इसने स्टार्ट किया था 890 में, और 12th सेंचुरी तक वो सब जारी रहा। अल्फ्रिक ऑफ एंशियम, ये बंदा जो है ये लेट 10th सेंचुरी में एज अ क्लर्जीमैन था, और उसने प्रोज भी लिखा। और इसके सबसे फेमस जो था ये अपने सरमन्स के हवाले से था, ठीक है। होमिलीज से मुराद उनकी आगे कमेंट्री, उनकी ट्रांसलेशन, एक्सप्लेनेशन, ठीक है, सरमन्स की जो रिलीजियस टेक्स्ट होता था बाइबल का। इसके अलावा इसने जो सेंट्स थे उनकी लाइव्स पर डिस्कशन की है। ये कैथोलिक होमिलीज वही, यानी कि इंटरप्रिटेशन, एक्सप्लेनेशन, लाइव्स ऑफ सेंट्स, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो इंग्लिश थी वो बहुत ही इंटरेस्टेड थी, यानी कि ये जो रीडर्स हैं, जो लिसनर्स हैं, इसका स्टाइल ऐसा था कि उनका जो इंटरेस्ट है वो खत्म नहीं होता था, ठीक है। और इसके अलावा इसने लेटर्स लिखे ताकि क्रिश्चियनिटी के जो लोग थे उनके उनको अंडरस्टैंड करवाया जाए कि उनका ईमान है क्या चीज़। इसके अलावा उसने टेक्स्ट बुक लिखी लैटिन टीच करने के लिए। और फिर इसने जो और भी लेटर्स लिखे क्रिश्चियंस को, यानी कि उनकी जो ड्यूटीज हैं वो बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा ओल्ड टेस्टमेंट जो है वो तुरात को कहा जाता है, और उसको उसकी ट्रांसलेशन इसने की थी, ठीक है। तो इसके जो वर्क्स है उसको कॉपी किया गया थ्रू आउट मिडिल एजेस वगैरह। इतना ही काफ़ी है इसके हवाले से, इसके ज़्यादा हमें इसकी जानने की ज़रूरत भी नहीं है। वोल्फस्टन जो है वो कंटेम्प्रेरी था एल्फ्रिक का, ठीक है, उसने भी सरमन्स वगैरह लिखे थे। और इसके अलावा उसने जो है ब्लेम्स द सिंस ऑफ द इंग्लिश फॉर द वाइकिंग इन्वेजन, उस पर बात की थी। मोटरोलॉजी इसने लिखी थी जिसके अंदर ये सेंट्स और जो शहीद हुए थे मार्टर्स उनके बारे में बात करता है, ठीक है। और ये मर्शियन जो है, मर्शियन ऑथर था। इसके जो प्रोज है वो समटाइम्स रिलीजन से निकल के बाहर आता है, और एस्ट्रोनॉमी को डिस्कस करता है, जियोग्राफी को डिस्कस करता है, मेडिसिन, लॉ, इन जो ब्रांचेस हैं इस पे वो डिस्कशन करता है। ये हमारा जो है इंग्लिश लिटरेचर, ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर वो कवर हो चुका है। आई थिंक ये फाइल के अंदर मैंने सारा कुछ हिंट्स दिए हुए थे। अब मुझे लगता है कि जिन बच्चों के कल इन वर्क्स के बारे में क्वेश्चन थे वो सारे क्लियर हो चुके होंगे। जी बच्चे, किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ तक? ड्रीम ऑफ रोड बेसिकली जो है वो क्रूसिफिकेशन के बारे में है, और वो ओल्ड इंग्लिश से ताल्लुक रखते हैं। बहुत सारे ऐसे वर्क्स हैं जिसके जिन पर राइटर्स के नाम नहीं है, वो एनोनिमस है। जब बुक्स प्रिंट होना शुरू हुई तो फिर राइटर्स जो है ना उन्होंने उनको ऑन करना शुरू किया। जी बच्चे, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, फिर आगे चलते हैं।
किसी का कोई क्वेश्चन? चलो ठीक है जी। बेसिकली तो आज हमने डिस्कस करना था चौसर को, लेकिन उसका जो प्रोलॉग है वो काफी लंबा है। तो कल हम वंस अगेन जो है ना वो क्लास हमारी होगी 8 PM से 11 PM तक, 3 घंटे क्लास करेंगे इंशाल्लाह। और उसमें हम जो है ना A to Z तमाम राइटर्स को डिस्कस करेंगे, उनके वर्क्स, उनकी बायोग्राफी, ईच एंड एवरीथिंग। इसके अलावा जो कल आपको इशू आ रहा था ना वो मोनार्की समझने में, जिसने बच्चे हाथ रेज किया है वो टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछ ले, मैं उसको आंसर कर दूंगा। तो वो जो आप लोगों को कल इशू आ रहा था ना मोनार्की समझने में, और मैंने सोचा है कि कल वो आप लोगों को एक दफा पूरी की पूरी तमाम जो बेसिक्स हैं वो समझा दूं, ताकि हमेशा के लिए आपको हिस्ट्री जो है ना उसको पढ़ने में कहीं पे भी कोई मुश्किल ना आए। ठीक है, आपके तमाम कंसेप्ट क्लियर करवा दूं, एक सीक्वेंस बना दूं आपके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के साथ। किसी बच्चे ने हाथ खड़ा किया था, एक मिनट। कल बच्चे क्लास होगी, जो कल मैंने क्लास लाइव नहीं ली थी वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको दे दिया था। बच्चे हम बिगिनिंग से ही बात कर रहे हैं मंसूर साहब, हम बिगिनिंग से ही बात कर रहे हैं, ये ओल्ड इंग्लिश को ही हम जिक्र कर रहे हैं। चलो बच्चे अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। फिर मैं आपके इंशाल्लाह क्वेश्चन भी लूंगा। चौसर बहुत इंपॉर्टेंट राइटर है, और आज हम पहले इसको डिस्कस करेंगे, कल इंशाल्लाह फिर इसके वर्क्स को डिस्कस करेंगे। 14th सेंचुरी जो है ना ये एक डार्क एजेस है। ठीक है, डार्क एज है। वजह, इसमें करप्शन बहुत ज़्यादा थी। इसके अलावा इसके इनजस्टिस था, इग्नोरेंस थी, जंगो जदल था, वॉर्स बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा वार थी। तकरीबन 100 साल तो इन्होंने जंग लड़ी फ्रांस के साथ, और उसके बाद इनकी फिर आपस में जंग शुरू हो गई, सिविल वॉर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें इंटेलेक्चुअल लाइफ की, तो वो तकरीबन ना होने के बराबर थी, डेड। ठीक है, ना सिर्फ यूनिवर्सिटीज के हवाले से बल्कि ओवरऑल थ्रू आउट द लैंड जो है ना इंटेलेक्चुअल लाइफ वो ना होने के बराबर थी। चिवालरी एंड फ्यूडलिज्म, इनका डिक्लाइन हो रहा था। और अगर हम बात करें जो चौसर है वो उसकी पैदाइश होती है 1340 में, लेकिन जब वो जवान होता है यानी कि लेटर पार्ट ऑफ 14th सेंचुरी जो है, हम अभी बात कर रहे थे अर्ली पार्ट ऑफ 14th सेंचुरी पे, लेकिन जो लेटर पार्ट ऑफ 14th सेंचुरी है तब जो है ना इंग्लैंड जो है उसने ग्लोरी पकड़ना शुरू कर दी। ठीक है, उसके अलावा विक्ट्रीज उनको मिल रही थी 100 डेज वार के अंदर। और फिर पैट्रियोटिक पोट्री जो है उसका आगाज हुआ। ये कुछ फीचर्स बता रहा हूँ मैं 14th सेंचुरी के। इसके अलावा जो ट्रबल्स थी वो थी ब्लैक डेथ, उसका अटैक पहला 1348 के अंदर आया था, वो बहुत बड़ा था। और उसके बाद 76 के अंदर इकोनॉमिक ट्रबल बहुत ज़्यादा थी। सफडम जो है चेंज टू वेज सिस्टम, पहले ये होता था वेज सिस्टम के, जिसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं, चीज़ों के बदले चीज़ें। लेकिन बाद में इन्होंने क्या किया, इन्होंने मनी डिमांड करनी शुरू कर दी, इन्होंने पैसे डिमांड करने शुरू कर दिए। इसके अलावा डिजास्टर्स टर्न इनटू 100 डेज वॉर विद फ्रांस, पहले ये हुआ जैसे मैंने पहले बात की, शुरू में ये जो जंग थी ना उसको ये जीतते रहे, विन करते रहे। वो जंग ऐसे नहीं है कि मतलब अ, आज जंग शुरू हुई तो 100 साल लगातार जंग ही जारी रही, नहीं। फॉर एग्जाम्पल आज बैटल हुई है, कोई एक उन दोनों पार्टीज में से जीत गया, कुछ दिन बाद, कुछ महीनों बाद दूसरी हुई, फिर कुछ महीनों बाद तीसरी, इस तरह जंगें होती थी, लगातार नहीं, लेकिन होती रही हैं। और वो उसकी जो रीजन थी, जो काज थी वो सेम रही थी, और वो थी बता ही देता मैं आपको। जैसे हमने पढ़ा, पहले थे एंग्लो सैक्सन, राइट। उसके बाद कौन आए, नॉर्मन्स। नॉर्मन कहाँ से आए थे, फ्रांस से। और फिर जब अ, जो रूल कर रहे थे इंग्लैंड के अंदर, वही बिलोंग करते थे फ्रांस से। तो जब फ्रांस का जो किंग है उसकी डेथ हुई, तो ये जो इंग्लैंड में रूल कर रहे थे ये चाहते थे हमारा उधर भी कंट्रोल हो, फ्रांस हमारे ही अंडर हो। लेकिन वहां पे कोई और किंग बन गया, तो ये जो क्लेम ऑफ थ्रोन था ना फ्रांस का, उसकी वजह से ये वॉर स्टार्ट हुई थी। तो कभी एक पार्टी जंग जीत जाती, कभी दूसरी, तो इस तरह ये जंग जारी ही रही। ठीक है, और शुरू में इंग्लैंड जो है वो जीतता रहा जंग,
और एट द एंड बाद में क्या हुआ कि फ्रांस जो है वो डोमिनेट हो गया एंड पर। ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा पेजेंट्स रिवोल्ट आया था 1381 के अंदर। इसके अलावा जो चौसर है उसके कॉन्टेम्परेरीज की बात करें तो चौसर जो खुद है उसने जंगे जितनी भी हुई, हालांकि एक अच्छा खासा पीरियड इसने गुजारा है। एडवर्ड थर्ड के दौर में ये बंदा जो है पैदा होता है, के रिचर्ड सेकंड और के दौर में ये जवान होता है, और हेनरी फोर्थ के दौर में इसकी डेथ होती है। यानी तीन जो किंग्स हैं उनकी इसने किंगडम के दौरान, मतलब उनके पीरियड के दौरान इसने अपनी लाइफ गुजारी है। तो इसके वर्क्स के अंदर आपको जंगे वगैरह कत्ल वगैरह तो नजर नहीं आएगा। तो इसने अपने आप को डिटैच्ड फ्रॉम स्टॉर्म ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। लेकिन लैंगलैंड की बात करें तो उसने जो एक वॉइस ऑफ रेवोल्यूशन था, वो आप कह लें रिफॉर्मर था। ठीक है ना। और उसने जो पुअर लोगों की आवाज है उसको बुलंद किया। अगर गॉवर की बात करें तो उसने अरिस्टोक्रेस जो अरिस्टोक्रेटिक क्लास एलिट क्लास है उसको रिप्रेजेंट किया, उस पर उसने बात की। ठीक है। वाइक्लिफ का आपको पता है इज फेमस। उसने जो रिफॉर्मेशन मूवमेंट थी उसके अंदर इसका बहुत काबिल जिक्र खिदमात हैं। स्पिरिचुअल प्रोटेस्ट किया इसने। ठीक है। अटैक किया किस पे, करप्ट क्लर्जी मैन पे। इसके जो अपने फॉलोअर थे उनको लॉर्ड्स कहा जाता था वो, और उनको पुअर प्रीस्ट भी कहा जाता था क्योंकि वो गरीब थे, वो करप्शन नहीं करते थे और अपने दीन के साथ, मजहब के साथ वो मुखलिस थे। उनकी प्रीचिंग बहुत ही खालिस थी, उसमें कोई जैसे वो मतलब थोड़ा लोगों को डराते नहीं थे इतने ज्यादा, उनसे माल नहीं लूटते थे। ओके सर, आई विल अटेंड द बैच। ठीक है। थैंक यू बच्चे। वजीर अली, बहरहाल मुझे आप नाम तो आपको मैंने पढ़ लिया, मुझे ये नहीं पता आप कौन स्टूडेंट हैं। बहरहाल थैंक्स। अच्छा, आगे हमारे पास आता है जॉफरी चौसर। जॉफरी चौसर के बारे में दो तीन ऐसी टर्म्स हैं जो बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं, आज वो भी डिस्कस करेंगे। नंबर वन, ही इज फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। ठीक है जी। और मॉर्निंग स्टार ऑफ रिनाइसा ये भी है। फर्स्ट पोइट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, यानी कि ये पहला ऐसा पोइट था जिसको दूसरों से ज्यादा नेशनल लेवल पे इंपोर्टेंस दी गई थी। और इसकी जो जहानत कह लें, इसका जो कैलिबर है, इसके जो इंटेलेक्चुअल पावर है, उसको ना सिर्फ उस वक्त के लोगों ने सराहा, रिकॉग्नाइज किया, बल्कि आज के लोग भी जो है, अब भी हम लिटरेचर पढ़ते हैं तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जॉफरी चौसर से। ठीक है। हीरो कबलेट किसने इजाद की, किसने फर्स्ट टाइम यूज की, जॉफरी चौसर ने। कहाँ पे यूज की, द लेजेंड ऑफ वोमन, गुड वोमन में, उसके अंदर। ठीक है। तो अगर इसके कैरियर को डिवाइड करें तो तीन पीरियड में ये डिवाइड होता है, फ्रेंच पीरियड, इटालियन पीरियड, इंग्लिश पीरियड। और इसके अलावा जो पैटर्न था वो जॉन ऑफ गॉन्ट था इसका। अब अक्सर बच्चे पूछते हैं पैटर्न से क्या मुराद होता है, वो शख्स जो आपकी सरबराही करता है, ठीक है, सरपरस्ती करता है। जैसे हम गार्डियन कहते हैं फॉर एग्जाम्पल, समझाने के लिए, ये बंदा हर हवाले से इसको सपोर्ट करेगा और ये इसके साथ पर्सनली जो चौसर है वो इसके अंडर होगा। ठीक है। रोट इन ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अच्छा जी। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि उसका पैटर्न कौन था, जॉन ऑफ गॉन्ट था, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हम अगर बात करें इसकी थोड़ी सी लाइफ के बारे में, तो 10 मिनट का लेक्चर रहता है बच्चे आज का, उसके अंदर मैं कोशिश करता हूँ कि इसको जल्दी जल्दी से खत्म कर दूं, और फिर हम इंशाल्लाह कल 3 घंटे की क्लास होगी, रेडी होगी आना, मैंने रिकॉर्डिंग नहीं देनी उसकी। अच्छा जी। इसका जो फादर था वो एक वाइन मर्चेंट था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कहाँ से था, लंदन से था। एजुकेशन इसकी जो है वो सेंट पॉल्स कैथेड्रल स्कूल से है। बाद में इनर टेम्पल में ये गया और वहाँ पे इसने लॉ को स्टडी किया। ला इसके अलावा जो है इसने 1357 के अंदर जो है ये पेज बन गया नोबल वुमन का। उससे मुराद, अगर आपने ओल्ड इंग्लिश मूवीज देखी हो तो आपने देखा होता है एक क्वीन या प्रिंसेस होती है और उसके साथ एक जाती बॉडी गार्ड होता है, नाइट होता है। या एक नाइट के अलावा वैसे भी उसके साथ एक वैसे मुलाजम होता है जो कि सोल्जर तो नहीं होता लेकिन उसका पर्सनल अटेंडेंट होता है। तो ये मुराद है इससे, पेज से। ठीक है। यानी कि उस लेडी का पर्सनल अटेंडेंट। आगे हम बात करते हैं, एंड मूव टू ऑन टू बिकम अ कर्टियर, दरबारी बन गया, फिर डिप्लोमेट बन गया। आपको वो भी पता है कि ये फ्रांस भी, सॉरी, फ्रांस के साथ इटली भी गया था। और वक्त जो है 9:32।
अच्छा, इसके अलावा ये सिविल सर्वेंट भी था। अगर हम बात करें इसकी, तो ये चौसर जो है ये 1360 के अंदर, यहाँ पे लिखा 1359 में, लेकिन समटाइम्स किसी कहीं पे लिखा हुआ 1316 के अंदर ये कैप्चर हो गया था। और उस वक्त, अब मुझे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं याद, या 12 पाउंड या 16 पाउंड, 12 में या 16, इतनी रकम जो है इसके किंग एडवर्ड ने अदा की थी फ्रांस को इसको छुड़वाने के लिए, क्योंकि ये 100 डेज वार के दौरान कैद हो गया था। और उस वक्त 1 पाउंड की इतनी वैल्यू थी कि एक बंदा 6 माह तक, 1 पाउंड जिसके पास है वो 6 माह तक अपना गुजारा बिना किसी काम किए, बिना अर्निंग के, वो 1 पाउंड पर 6 माह गुजारा कर सकता था। तो अंदाजा लगाएं उस वक्त 12 या 16, अब एग्जैक्ट अमाउंट नहीं मुझे याद, अदा की गई थी एज अ रैंसम। ठीक है। अच्छा जी, फ्रॉम 1360 आगे ये उसके पीरियड के बारे में कुछ इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है। बहरहाल नेक्स्ट चलते हैं आगे। 1366 में इसने, चौसर ने जो है वो शादी की थी, और उसका नाम है फिलिपा रोइट। ये भी अ लेडी इन वेटिंग इन द क्वींस हाउस होल्ड, यानी कि ये भी एक क्वीन की पर्सनल अटेंडेंट थी। और लेडी इन वेटिंग वो, समटाइम्स इनको इजाज़त भी नहीं होती शादी करने की, जब तक इनकी जो क्वीन है जिसकी ये पर्सनल अटेंडेंट होते हैं वो इजाज़त ना दे, तो ये शादी भी नहीं कर सकते। ठीक है। इनके 4 बच्चे थे, यही कहा जाता है। कहीं पे 3 लिखे हुए हैं, लेकिन कहीं पे 4 है, मोस्टली 4 को हम कंसिडर करेंगे। 2 बेटे थे, ठीक है, और टॉमस और लीवस, और 2 बेटियां थी, एग्नेस एंड एलिजबेथ। ठीक है। इसके अलावा इसने एक वर्क लिखा था, आर ट्रीटीज ऑन द एस्ट्रोबेल, ये इसने अपने बेटे को डेडिकेट किया था, लीवस को। ठीक है। और 1367 के अंदर जो कि किंग एडवर्ड थर्ड था, उसने चौस्टर को लाइफ पेंशन जो है वो उस अनाउंस की थी इसकी खिदमात के नतीजे में। नेक्स्ट, ऑफिशियल लाइफ का सेकंड पार्ट, एडवर्ड थर्ड जो है उसने इसको वो जो हम मैं पहले बात की थी, ये डिप्लोमेट भी था, तो डिप्लोमेटिक मिशन पर इसको कहाँ भेजा था, फ्रांस, ठीक है, जिनोवा और फ्लोरेंस में। तो इसके अलावा इसने जब ट्रैवल किया ये यूरोप का, तो फिर ये बहुत बड़े बड़े राइटर्स से मुतासर हुआ, इन्फ्लुएंस्ड हुआ, जिसमें दांते बुकाशी, ये जो दोनों इटालियन थे, और जो ये फ्रोइजस्ट है ये फ्रेंच था। ठीक है। और 1374 के अंदर जासर जो है उसको कंट्रोलर जो है अपॉइंट कर दिया गया लंदन कस्टम्स का। और इसके अलावा ये प्रिजन भी गया था, इसने किसी को मारा भी था वहां पे। तो वो वैसे बता रहा हूँ, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसने किसी को मारा था और फिर इसको कैद कर दिया गया। इन 1386 के अंदर इसको एज अ पार्लियामेंट के मेंबर के तौर पर सिलेक्ट किया गया कैंट के बाद, और उसके बाद इसको एज अ जस्टिस, अमन कायम करने के लिए जस्टिस भी मुकर्रर किया गया था। 1389 के अंदर ये क्लर्क बना, ताकि जो किंग्स है उनके जो वर्क्स हैं उसको देखभाल कर सके। ठीक है। रॉयल बिल्डिंग जो प्रोजेक्ट्स है उसकी देखभाल कर सके। और इसके आगे बस इतना ही है कि इस क्वेश्चन आता है कि किस किस किंग के दौरे हयात में या टाइम पीरियड में इसने जिंदगी गुजारी। तो एडवर्ड थर्ड एक, फिर रिचर्ड सेकंड और हेनरी फोर्थ। ठीक है। डेथ डेथ जो है वो कंफर्म है 1400 में, लेकिन इसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कहीं पे लिखा 1340, कहीं पे लिखा 1343, ये दोनों मोस्टली हैं। वैसे तो 1344 भी लिखा हुआ है, लेकिन जो 1340 है और 1343 ये मुस्तनिद है, अथेंटिक है, वो ज़्यादा कंसिडर की जाती हैं। और वो कंफर्म भी नहीं, ये भी क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी चीज़ है जो कि इसकी चौसर की जिसके बारे में कंफर्म नहीं है। ठीक है ना। तो डेट ऑफ डेथ और बर्थ दी होती है, साथ इसके जो प्रोफेशन दिया होता है वगैरह वगैरह, तो उनमें से जो आंसर होता है वो इसकी डेट ऑफ बर्थ होती है। चौसर डाइड इन 1400। ठीक है। और इसकी जो काजेज हैं वो अननोन है, समटाइम्स कुछ ये भी क्लेम करते हैं कि इसको मर्डर किया गया था। एनी हाउ, ही वाज फर्स्ट पर्सन जिसको पोइट्स कॉर्नर में दफन किया गया, वेस्ट मिनिस्टर एबे में। एबे वो जगह होती थी बेसिकली जहाँ पे जो चर्च से तल्लक रखने वाले हैं ना लोग, जो चर्च जैसे क्लर्जी वगैरह, नन्स वगैरह, उनको दफन किया जाता था। ठीक है। तो ही वॉज द फर्स्ट पोएट टू बी बरीड इन द एबे। और फिर उसको पोइट्स कॉर्नर कहा जाने लगा, जिस कॉर्नर में ये इसको दफन किया गया था। दिस वाज बिकॉज ही हैड बीन क्लर्क ऑफ वर्क्स टू द प्लेस पैलेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर, प्लेस ऑफ वेस्टमिनिस्टर। जी, यहाँ तक क्लियर है? किसी का कोई क्वेश्चन हो? आई होप सो कि मैंने तमाम एस्पेक्ट्स और जितने पॉइंट्स थे उनको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करने की कोशिश की है। फिर भी
मैं एक इंसान हूँ, अगर कोई गलती हुई हो तो बच्चे आप उसको करेक्ट कर दीजिएगा, और किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ लें।